Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce Craft. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं अपने तीसरे पेपर का क्लास 11th अकाउंटेंसी। ऑक्सफोर्ड स्कूल का ये पेपर है। हम इसको आप कंप्लीट तरीके से एनालिसिस करेंगे। जो दो पेपर पहले हमने एनालिसिस कर चुके हैं उससे आपको पता चल गया होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न इसका भी सिंपल एवरेज पेपर आया हुआ है। एमसीक्यू सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, ठीक है। एक केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जनरल एंट्रीज भी सिंपल आ रखी हैं, ठीक है। तो हम इसका पूरा एनालिसिस आज करेंगे। एमसीक्यूज को हम पूरा डिस्कशन करेंगे और जो एमसीक्यूज के बाद का पोर्शन है उसे भी हम डिस्कशन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यू सेशन फटाफट से, ठीक है। शुरू करते हैं हम अपना पहला एमसीक्यू, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है हमें कि क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड थ्रू। क्रेडिट सेल किसके कौन से वाउचर के थ्रू रिकॉर्ड करी जाती है? क्रेडिट सेल एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है और नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो वाउचर होता है उसे हम ट्रांसफर वाउचर कहते हैं। तो ट्रांसफर वाउचर जो होता है वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाता है और हमारी ट्रांजैक्शन भी नॉन कैश है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशंस फॉर द रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 1 लाख रुपए विद द इंटरेस्ट 10,000। ओके, यानी कि हमने 1 लाख की लोन की पेमेंट करी है और 10,000 रुपए इंटरेस्ट दिया है। अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे बनाऊं तो अकाउंटिंग इक्वेशन होगी यहाँ पे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लाइबिलिटीज, ठीक है। और जब हमने 1,10,000 रुपए की पेमेंट करी होगी तो 1,10,000 कैश से माइनस हो गया होगा, ठीक है सर। और कैपिटल से सिर्फ 10,000 माइनस हुआ होगा क्योंकि जो एक्सपेंस होता है वही हम कैपिटल से डिडक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है वो 1 लाख रुपए से डिक्रीज हो गई होगी। 1 लाख रुपए से यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या हो गई होगी? डिक्रीज हो गई होगी। तो ऑप्शन चेक करते हैं हमारे क्या है। पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तीसरा ऑप्शन जो है 1,10,000 से एसेट्स कम हो रही है, लाइबिलिटीज 1 लाख से कम हो रही हैं और कैपिटल 10,000 रुपीज से डिक्रीज हो रही है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5,000, वट विल बी द अमाउंट ऑफ रिम्बर्समेंट इफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द पैटी कैशियर। पैटी कैशियर को जो भी अमाउंट दिया जाता है मंथ के स्टार्टिंग में वो इम्प्रेस्ड अमाउंट होता है और रिम्बर्स उतना ही अमाउंट करा जाता है जितना पैटी कैशियर ने एक्सपेंस में यूज करा हो। तो जितना अमाउंट यूज होता है एक्सपेंस में खर्चा करा जाता है उतना ही हम उसको रिम्बर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फॉलोइंग खर्चे कर रखे हैं उसने 1450, 1050 और 500। 1450 प्लस में 1050 प्लस में 500 प्लस में 400, तो ये आ जाएगा 3400। 3400 आपका है, बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा क्योंकि 3400 के एक्सपेंसेस हैं और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उतने ही अमाउंट रिम्बर्स हो जाएगा पैटी कैशियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग आइटम्स हमें बताने हैं। प्रीपेड सैलरी दे रखा है, बैंक दे रखा है और हमें बताना है इसमें से कि करंट एसेट्स कौन सा होगा। ओके, करंट एसेट्स जो होता है हमारा वो एक तो होता है डेटर्स, डेटर्स हो गया, और प्रीपेड सैलरी, शॉर्ट टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो एक और दो जो करेक्ट हो रहा है वो हमारा होता है बी ऑप्शन, यहाँ पे है करेक्ट ऑप्शन। बेटा करंट एसेट्स कौन से होते हैं? वो एसेट्स करंट होते हैं जो 1 साल के अंदर यूज कर लिए जाते हैं या 1 साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रीपेड सैलरी है ये एसेट्स ट्रीट करी जाती है क्योंकि हमने किसी को एडवांस सैलरी दे रखी है, नेक्स्ट ईयर तक या आने वाले टाइम के अंदर इसे हम पूरे की तरह कंज्यूम कर लेंगे, यानी खर्चे में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा डेटर्स, ये नेक्स्ट ईयर तक कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसे क्या मानते हैं? एसेट्स मानते हैं। करंट पीरियड में या तो जो कैश में कन्वर्ट हो जाए या फिर करंट पीरियड के अंदर जिसे हम जिसका बेनिफिट पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं? अवेल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन तो लाइबिलिटीज होता है, एसेट्स होती नहीं है, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है? लाइबिलिटीज होती है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। सोल्ड गुड्स विच लिस्ट प्राइस 8,000 रुपए है, 10% का डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट, बट अमाउंट विल बी पोस्ट टू द डिस्काउंट अलाउड।
तो 8,000 रुपये का हमारा लिस्ट प्राइस है, तो 800 रुपये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, जिसे हम टीडी के नाम से दिखाएंगे। तो 7,200 रुपये हमारा यहाँ पे 7,200 नहीं है, हाँ 7,200 रुपये हमारा नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा। और फिर हम इसमें 2% कैश डिस्काउंट देख लेंगे, 2%, तो ये आ जाएगा 2%, इसका आ जाएगा 144। अब 144 हमने सोल्ड करा है तो डिस्काउंट अलाउड होगा, और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है बेटा, वो एक्सपेंस ट्रीट करा जाता है, और एक्सपेंस पड़ता है तो डेबिट। तो 144 का जो अमाउंट होगा वो डेबिट में आएगा, तो 144 का जो अमाउंट डेबिट में है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे होगा करेक्ट ऑप्शन। 144 का जो अमाउंट होगा वो डेबिट में आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बाइंग फर्नीचर यस है ये, ठीक है, और पेइंग सैलरी ऑफ द अकाउंटेंट ये भी है। गिविंग मोटिवेशन, सिंपल सी बात है, ये पैसा, ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन हम मानते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, ऑप्शन 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। असर्शन assets is always recorded in the books of account at the price paid of acquire them। ऑब्वियसली बात है कि जब कभी भी एसेट्स को हम खरीदते हैं, जिस पे जितनी वैल्यू के हम एसेट्स को खरीदते हैं उतनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो असर्शन यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट्स आर रिकॉर्डेड कॉस्ट, आंसर इज नो। एसेट्स को हम मनी मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करते, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। मनी मेजरमेंट का काम है ये पता लगाना कि ट्रांजैक्शन मनी में है या नहीं है। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि हमें जो एसेट्स की कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड करनी है, मतलब एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ये हमें कॉन्सेप्ट बताता है, मनी मेजरमेंट नहीं बताता। मनी मेजरमेंट ये बताता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो मनी में कितनी वैल्यू में मेजर करी जाएगी। तो यहाँ पे रीजन इसका गलत है, तो ऑप्शन होगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कैपिटल हमें दे रखी है 80,000 रुपये, और क्रेडिटर दे रखे हैं 50,000, रेवेन्यू हमें दे रखा है 1,00,000 रुपये, और एक्सपेंडिचर हमें दे रखे हैं 80,000 रुपये। तो हमें बतानी है टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू होती है कैपिटल प्लस में लाइबिलिटीज, यही होती है ना। टोटल एसेट्स होता है कैपिटल प्लस में लाइबिलिटीज। कैपिटल हमें दे रखी है 80,000 और लाइबिलिटीज दे रखी है 50,000, तो आप कहोगे सर 130 आ जाएगा, 130 नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल में यहाँ पे प्रॉफिट ऐड होना है। हमने यहाँ पे कितने पैसे कमाए, यहाँ पे सर हमने रेवेन्यू करा है 1,00,000 रुपये का, और एक्सपेंस हुआ है यहाँ पे कितना 80,000 का, तो प्रॉफिट कितना कमाया 20,000, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, और 20,000 ऐड हो जाएगा तो कैपिटल हो जाएगी 1,00,000 रुपये, और 50,000 रुपये तो क्रेडिटर के हैं, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 1,00,000 और 50,000, तो ये हो जाएगा 1,50,000, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। अंडर द कंपनीज एक्ट ऑल द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंटिंग, बेटा एज पर कंपनीज एक्ट सारी कंपनीज को मैंडेटरी है कौन से सिस्टम को फॉलो करना, एक्यूरल बेसिस। तो ये आपने चैप्टर के अंदर मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ भी है, कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस में सारी कंपनीज को, सारी की सारी कंपनीज को एक्यूरल बेसिस से अकाउंटिंग करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशंस आउटस्टैंडिंग किसमें जाता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि हमें ये वाला जो एक्सपेंसेस हैं वो पेबल हैं, और कोई भी चीज़ अगर हमें पे करनी होती है फ्यूचर के अंदर तो वो लाइबिलिटीज ट्रीट करी जाती है, और अगर वो लाइबिलिटीज है तो किस में ट्रीट होगा, एसेट्स में तो नहीं आएगा, लाइबिलिटीज अकाउंट में ट्रीट करेंगे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। जर्नल इज ए बुक, ओरिजिनल एंट्री, प्राइमरी एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, बोथ ए एंड बी। तो जर्नल होती है वो प्राइमरी एंड ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं उसे हम, और प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं, दोनों उसका नाम होते हैं। जो जर्नल का नाम है वो ओरिजिनल एंट्री भी है, प्राइमरी एंट्री भी है, तो दोनों ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो रहे हैं वो डी ऑप्शन में करेक्ट हो रहे हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न नहीं, ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जो भी परचेज बुक में क्रेडिट परचेज जाती है, सेल्स बुक्स में क्रेडिट सेल जाती है, परचेज रिटर्न बुक के अंदर जो भी हमने परचेज करी है अगर हम उसका रिटर्न कर रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है,
ऑप्शन डी के अंदर जो है जर्नल प्रॉपर, जो ट्रांजैक्शन किसी सब्सिडरी बुक्स में कवर नहीं होती वो जर्नल प्रॉपर में कवर होती हैं, तो इसका आंसर होगा जर्नल प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशंस तो नहीं बताता, ये ऑप्शन गलत है। वेरीफाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, नन ऑफ दिस। अब प्लीज ध्यान से सुनना, ट्रायल बैलेंस जो भी होता है, ट्रायल बैलेंस हमें क्या बताता है? ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देता, ट्रायल बैलेंस ये नहीं बताता कितनी एसेट है कितनी लायबिलिटीज है। ट्रायल बैलेंस एक ट्रायल बेसिस पे ये बताने की कोशिश करता है कि आपके डेबिट साइड इक्वल है क्रेडिट साइड के या नहीं। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इसका आंसर होगा बी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता लगाने की कोशिश करता है कि आपके डेबिट साइड इक्वल है क्रेडिट साइड के या नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताता और बैलेंस शीट के बारे में नहीं बताता, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जर्नल से अगर हम लेजर में ट्रांजेक्शन को ले जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिजनेस परचेजेस रेफर्स, परचेज किसको रेफर करता है? परचेज ऑफ स्टेशनरी यूज्ड इन बिजनेस, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, परचेज ऑफ एसेट। ऑल ऑफ तो दिस नहीं हो सकता, एसेट हो नहीं सकता। तो जो गुड्स हम बेचने के लिए खरीदते हैं, गुड्स परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, उसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है बेटा? परचेज। सर फिर स्टेशनरी के लिए एक्सपेंस यूज होता है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एक एक्सपेंस होता है। परचेज टर्म एक्सक्लूसिवली गुड्स के लिए यूज होती है जब हम गुड्स को परचेज करते हैं रीसेल पर्पस के लिए, तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये केस स्टडीज है और ये बहुत सिंपल केस स्टडीज है, आप समझने की कोशिश करना। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे पहले ले जा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट उसके बाद केस स्टडीज आपको बता दूंगा ये केस स्टडीज क्या है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट अजम्पशन अकाउंटिंग हाईलाइटेड इन द हाउएवर, ये लाइन पूछने की कोशिश कर रहा है। द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड अमाउंट ऑफ हिज फीस एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इवन दो कैश वाज नॉट पेड। कह रहा है कि अगर अकाउंटेंट की सैलरी कैश में पे नहीं करी गई है तो कौन सा कॉन्सेप्ट इसको रिकॉर्ड करने के लिए कहता है? एक्यूरल प्रिंसिपल जो है हमारा, एक्यूरल एजम्पशंस क्या कहती है कि अगर कोई भी आपने एक्सपेंसेस को इनकर कर दिया है और उसके सेटलमेंट नहीं करी है तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग फीस के नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से उससे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसमें केस स्टडीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे क्या कह रहा है कि द ओनर ऑफ द फर्म रिक्वेस्टेड अकाउंटेंट टू द फैक्ट बट द अकाउंटेंट डिनाई। कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं केस स्टडीज के अंदर, जो ओनर कह रहा है कि आप इसको रिकॉर्ड कर लो, पर जो अकाउंटेंट है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। क्यों? आइए यहाँ पे बताता हूँ। ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे क्या क्या दे रखा है कि ओवर द ईयर द कंपनी हैज एस्टैब्लिश अ रेपुटेशन इन द मार्केट सप्लाइंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट रेंडरिंग कस्टमर फ्रेंडली सर्विस। द ओनर ऑफ द फर्म रिक्वेस्टेड ऑफ द अकाउंटेंट रिकॉर्ड दिस फैक्ट। मतलब जो हमने रेपुटेशन कमाई है, ठीक है, उस रेपुटेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो। हाई क्वालिटी की हम सर्विस दे रहे हैं, इससे हमारी बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ रही है, नाम बढ़ रहा है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो। अकाउंटेंट कह रहा है ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकती, तो कौन सा रेफरेंस, किस प्रिंसिपल का रेफरेंस अकाउंटेंट देगा कि ये ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो सकती? तो इसका ऑप्शन है डुअल एक्सपेक्ट तो नहीं है, फुल डिस्क्लोजर भी नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी नहीं है, मनी मेजरमेंट। किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन है उन्हें उसे मनी में मेजर नहीं करा जा सकता, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड होती है और सेल्फ जनरेटेड चीज, जो रेपुटेशन उन्होंने अर्न करी है वो सेल्फ जनरेटेड है, और सेल्फ जनरेटेड चीज को मनी में मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी हो गया। रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल प्रॉपर, कौन सी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्डिंग होगी? ओपनिंग एंट्रीज, दोस ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड एनी, और एडजस्टिंग एंट्री, यानी कि इसका ऑल ऑफ दिस आंसर है। ओपनिंग एंट्रीज, दोस ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी सब्सिडरीज बुक, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्रीज जितनी भी होती हैं वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती हैं, तो ये दोनों तो कवर हो गए, तो ओपनिंग एंट्रीज भी किसे होंगी? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अकाउंटिंग में भी इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल बायस, यानी कि लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस हो सकती है पर्सनल बायस की वजह से, ये ऑप्शन ठीक है। और रीजन कह रहा है कि इन सब सिचुएशन में चॉइसेस हैज टू बी मेड फ्रॉम अल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज,
अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर चॉइसेस होती हैं और जो चॉइसेस अकाउंटेंट के लिए बेनिफिशियल होती है अकाउंटेंट उसको ऑप्ट कर लेता है कि वो बेनिफिट कंपनी का नहीं देखता, अपना पर्सनल बेनिफिट देख के अकाउंटिंग पॉलिसीज जो एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, जो अकाउंटेंट के लिए बेनिफिशियल है वो ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर्सनल बायस का कॉन्सेप्ट लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो मेथड हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं, अभी आपको समझना नहीं है, जब आप डेप्रिसिएशन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक है एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है डब्ल्यूडीबी मेथड। आगे जाके आप ये समझ पाओगे कॉन्सेप्ट। ये सिंपल मेथड है और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए मेथड है, ठीक है ना, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। अकाउंटेंट को ऑप्शन दिए जाए कि आप ये वाला फॉलो करोगे, ये वाला फॉलो करोगे, तो अकाउंटेंट किससे फॉलो करेगा? अकाउंटेंट इसको फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सनली जिसे इजी मानता है तो इसको ऑप्ट कर लेगा। बट कंपनी का जो सही प्रॉफिट निकल के आता है वो किससे निकल के आता है? डब्ल्यूडीबी के अकॉर्डिंग। बट जब जहाँ पे चॉइसेस होती है अकाउंटेंट के बाद, तो वहाँ पे चॉइसेस की वजह से पर्सनल बायस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अकाउंटिंग इससे इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो पर्सनल बायस वहाँ पे लग सकता है। तो असर्शन ठीक है और रीज़न भी इसका ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों ठीक है और ये क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पर्सनल बायस वहीं लग सकता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं अकाउंटेंट के पास बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ओनली पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ओनली पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, ओनली रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सारे तरीके के अकाउंट्स जो भी होते हैं वो ट्रायल बैलेंस के अंदर कवर होते हैं, क्योंकि पर्सनल, रियल और नॉमिनल सारे तरीके के कवर होते हैं। ये हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल एमसीक्यूज आए हैं, आप देखोगे तो आप फटाफट से कर लोगे इसे। आपको पहले पता चल जाएगा कि एमसीक्यू को क्रैक करने का क्या तरीका होता है, इसमें ज़्यादा ट्रिक तो लगनी ही नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आइए थोड़ा सा और पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या है? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे लग रहा है। कैपिटल इज ए लाइबिलिटीज, ये कैपिटल जो लाइबिलिटीज है वो किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है? बिजनेस एंटिटी अजम्पशंस के अकॉर्डिंग जो लाइबिलिटीज होती है वो ट्रीट करी जाती है इंटरनल लाइबिलिटीज। बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है, तो बिजनेस के जो कैपिटल बिजनेस के अंदर बिजनेस का ओनर लगाता है उसको हम लाइबिलिटीज ट्रीट करते हैं। कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? सेपरेट एंटिटी के अकॉर्डिंग। ये सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। ये ओपनिंग कैपिटल निकालना है, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये हमने अपनी वन शॉट के अंदर शायद से कवर करा है कि नहीं करा, शायद बैलेंस वाला ही क्वेश्चन कवर करा हुआ है, ये वाला भी कवर नहीं करा, तो कोई नहीं, ये मैं कवर करवा दूंगा, नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएगी उसमें कवर करवा दूंगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल निकालने का सिंपल तरीका होता है, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशंस में ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाते हैं। देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, इसमें आप एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हो, इसमें आप फिर प्रॉफिट को ऐड करते हो और ड्राइंग को क्या करते हो बेटा? माइनस करते हो। तो आपके पास आ जाती है क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ जाती है आपके पास? क्लोजिंग कैपिटल। बस यहाँ से ये क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, यहाँ से रिवर्स जाना है ओपनिंग कैपिटल के लिए। आपने ड्राइंग माइनस कर दी होगी तो आपको क्या करनी है? ऐड करनी है। आपको ड्राइंग को ऐड करना है, ड्राइंग को आपको ऐड करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है, तो आप फटाफट से कहाँ पहुँच जाओगे? ओपनिंग कैपिटल पहुँच जाओगे। आगे चलते हैं कि ये कुछ वर्ड टर्म्स हमें डिफाइन करने के लिए कह रहा है कि हमें ये वाले टर्म्स डिफाइन कर दो। कौन कौन से टर्म्स हैं ये? प्रॉफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ट्रेड रिसीवेबल। सिंपल टर्म से आप डिफाइन कर लोगे, ठीक है। एक्सप्लेन द 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, 4 होते हैं। 4 कौन से होते हैं? रिलायबिलिटी होता है, कंपेरेबिलिटी होता है, ठीक है ना, उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है। तो ये 3 चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग 3 आप लिख सकते हो, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है ना। ये हमारी क्या होती है? 3 अकाउंटिंग, वैसे तो 4 होती हैं, 3 आपको लिखनी है। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 2 सोर्स वाउचर। 2 सोर्स आपको वाउचर बताने हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर लोगे। इसमें आपको एक्यूरल बेसिस और सिर्फ एक्यूरल बेसिस से प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस की जो क्लास डली है उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि एक्यूरल और कैश में कैसे आप डिफरेंस देख के आप उसके अंदर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। कैश दे रखा है, गुड्स दे रखा है, बिल्डिंग दे रखी है, परचेज गुड्स राकेश, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 5000 की थी, 6000 में बेच रहे, 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, डिपॉजिट इनटू बैंक। सिंपल क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ट्रायल बैलेंस का जो क्वेश्चन है वो एक अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ किसकी वजह से आपको मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जरा देखो यहाँ पे ना पहले नॉर्मल देखो, ये एक्सपेंस होता है तो ये डी 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 और सी का कॉन्सेप्ट है, डेबिट और क्रेडिट, ये डी में जाएगा, ये भी डी में जाएगा, ठीक है। सैलरी भी डी में जाएगी, फर्नीचर भी डी में जाएगा, डेटर्स भी डी में जाएगा, क्रेडिटर सी में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट भी सी में जाएगा, कैश इन हैंड डी में जाएगा, सेल्स सी में जाएगा, कैपिटल सी में जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक। देखो यहाँ पे ये जो टर्म्स है ना, ये जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। देखो जब एडजस्टेड परचेज हमें दे रखी होती है, मैं आपको कैसे यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। इधर देखो, एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है एडजस्टेड परचेज, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक, इसके अंदर हम परचेज को भी ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग को। क्या माइनस कर देते हैं हम? क्लोजिंग स्टॉक को। पहली बात तो ये है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो आपने पढ़ा हुआ होगा, क्लोजिंग स्टॉक का कोई लेजर अकाउंट नहीं होता, इस वजह से वो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। सर फिर क्या करना है? आप एक बात बताओ, यहाँ पे आपने ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों ट्रायल बैलेंस में लेना था या नहीं लेना था? सर लेना था दोनों ट्रायल बैलेंस के अंदर। आपने क्या करा? ओपनिंग स्टॉक को ऐड करा, परचेज को ऐड करा और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इसका मतलब आपने ओपनिंग स्टॉक और परचेज की जो वैल्यू थी दोनों को मिला के वो ट्रायल बैलेंस में ले ली थी। मतलब ओपनिंग स्टॉक लिखते आप और परचेज लिखते तो ट्रायल बैलेंस में टोटल आ जाता है इसका। बट आपने ओपनिंग या परचेज की वैल्यू में से किसको? क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया। मतलब आपने इन दोनों की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर दी और फिर क्या लिखा आपने? एडजस्टेड परचेज। इसका मतलब ये जो एडजस्टेड परचेज यहाँ पे दे रखा है, ये जो एडजस्टेड परचेज यहाँ पे दे रखा है, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक भी है, इसके अंदर परचेज भी है। बट इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक और सिर्फ परचेज होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या कर रखा है? माइनस कर रखा है। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ये वाला अमाउंट रिकॉर्ड करूंगा, एक बात बताओ, मैं अगर ये एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करूंगा तो सही अमाउंट जाएगा क्या? इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, बट परचेज माइनस भी तो हो गया, किससे? क्लोजिंग स्टॉक से। तो इसका मतलब मैं एडजस्टेड परचेज भी लिखूंगा और यहाँ पे मैं नीचे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से भी डेबिट में लिखूंगा। इसका मतलब एडजस्टेड परचेज तो मैं लिखूंगा ही, ठीक है। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस है क्योंकि इसको ऐड करने के लिए मेरे को डेबिट में लिखना पड़ेगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक। सर क्या ओपनिंग स्टॉक लिखना है? ओपनिंग स्टॉक को आपको नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी किस में आ गया? एडजस्टेड परचेज के अंदर। सर ओपनिंग स्टॉक एडजस्टेड परचेज के अंदर है, परचेज भी एडजस्टेड परचेज के अंदर है, बट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस नहीं करना था, पर इन्होंने कर दिया माइनस। तो जो माइनस कर दिया है यहाँ पे इन्होंने, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने ये डेबिट था, ये भी था, ये प्लस करा था आपने, ये भी प्लस करा था और ये माइनस कर दिया। तो ये दोनों में से ये माइनस कर दिया आपने, तो वैल्यू कम हो गई होगी। तो वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करूंगा? मैंने इसको डेबिट में लिख दिया, इसको भी डेबिट में लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? जो मैंने माइनस करा था वो मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। इसका मतलब उसका जो बैलेंस है वो क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका ये हो गया कि इसको हम क्लोजिंग स्टॉक में डेबिट साइड में लिखेंगे, इसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे और इसकी नो रिकॉर्डिंग, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये ऑलरेडी किसमें? एडजस्टेड परचेज में। क्लोजिंग की नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक की ट्रायल बैलेंस में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, बट यहाँ पे क्यों रिकॉर्डिंग हो रही है? क्योंकि हमने ओपनिंग स्टॉक और परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया है, तो अमाउंट्स को बराबर करने के लिए इसलिए हम उसको डेबिट में लिख रहे हैं। बाकी इसका जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो फाइनल अकाउंट में पढ़ाया जाता है जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ते हैं। अभी आपको यही याद रखना है कि जब एडजस्टेड परचेज आए तो वहाँ ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करना है और क्लोजिंग स्टॉक को नोट करना है। वो किस में आएगा? डेबिट में ही आएगा, ठीक है। सर अगर यहाँ पे परचेज भी दे रखा होता तो परचेज को भी फिर इग्नोर करते, क्योंकि आप बताओ ना, यहाँ पे मैंने ओपनिंग स्टॉक और परचेज तो ले ही लिया तो एडजस्टेड परचेज हो गया, तो परचेज होता उसे भी इग्नोर करते, ओपनिंग स्टॉक को भी इग्नोर करते, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, इस वजह से रिकॉर्ड करना पड़ेगा कहाँ पे? डेबिट में, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा।
ये वाउचर बनाना है, आप वाउचर आराम से बना सकते हो। इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें पूछ रहा है कि राकेश रनिंग कर रहा है कॉस्मेटिक का बिजनेस, उसका बिजनेस चैलेंजिंग आफ्टर द अकाउंट सडन रेजिग्नेशन विद द नो प्रायर नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग, राधिका स्ट्रगल मैनर टू ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन इफेक्टिवली, शो शी नीड्स योर हेल्प टू प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक। अच्छा, ये टू कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको टू कॉलम कैश बुक बना के देनी है। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस, अब आपको तो पता ही है, जब आप कैश बुक बनाओगे तो बैलेंस शीट तो निकल के आ जाएगा। व्हाट इज इंडिकेट सी, अच्छा सी क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, और ये लेजर फॉलियो होता है, आपको पता ही है। वाई ओनली वन अकाउंट इज पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट ऑफ द कैश बुक, वाई ओनली वन अकाउंट इज पोस्टेड टू लेजर अकाउंट फ्रॉम द कैश बुक, यानी कि जो भी बैलेंस बचता है वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। वाई ओनली वन अकाउंट इज पोस्टेड टू द लेजर्स फ्रॉम द कैश बुक, जो भी अकाउंट होता है वो कहाँ पोस्ट कर दिया जाता है बेटा, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है कैश बुक की तो कैश बुक में रिकॉर्ड करी जाती है वो, और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, जैसे कि मैं राम ने मुझे 10,000 रुपये दिए, तो राम ने अगर मुझे 10,000 रुपये दिए तो डेबिट साइड में मैं लिखूंगा राम 10,000 रुपये, और फिर इसको जो इसकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ ले जाऊंगा मैं, राम के लेजर अकाउंट। एक ही जगह पोस्टिंग करी जाती है, दो जगह पोस्टिंग नहीं करा जाती, क्यों, क्योंकि हम कैश बुक के बाद कैश अकाउंट नहीं बनाते, सिर्फ इसके बाद एक ही पोस्टिंग होती है, यही लिखा हुआ है, वाई ओनली वन अकाउंट इज पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट फ्रॉम द कैश बुक। कैश बुक से कैश अकाउंट में चीज नहीं जाती, सिर्फ कैश बुक से एक ही लेजर में जाती है, जो यहाँ पे नाम होता है रिसीवर का और गिवर का, जो पैसे दे रहा है उसका नाम, जो पैसे रिसीव कर रहा है उसका नाम, सिर्फ उसी के लेजर अकाउंट में चीज जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं क्लासीफाई द पर्सनल रियल नॉमिनल बताने हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट पेड ये आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट, परचेज नॉमिनल अकाउंट हो गया, गुडविल आपका रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। टी शेप बनाना है, टी शेप बनाना बहुत आसान है, अकाउंटिंग में जो भी चीज़ें हैं इंक्रीज हो रही है तो डेबिट किसका बनाना है, क्रेडिटर का बनाना है। तो क्रेडिटर का आपको पता ही है, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट और कम हो रहे हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगा, रूल्स आपको पता ही है, रूल्स के अकॉर्डिंग बनता है। ये सिंपल जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है, ये हो जाएगा आपसे, रिसीव डिविडेंड हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये तो जर्नल का क्वेश्चन है, जर्नल तो आपको आती है अगर आपने पढ़ रखी होगी। ये आपका है अदर बुक्स का क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको बनानी है परचेज बुक्स बनानी है, और सोर्स डॉक्यूमेंट मिस्टर चोपड़ा रिटर्न, अच्छा यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट भी बनाना है, कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट लगेगा, टोटल अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन परचेज बुक पोस्टेड टू द क्रेडिट अकाउंट में, येस, द नेट अमाउंट ऑफ पेबल टू द परचेज बुक कितना बताना है, टोटल मतलब टोटल कितना आ रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ द जनरल एंट्रीज, अच्छा जो हमारी कैश बुक के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकती, सॉरी जो हमारी ट्रांजैक्शन परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो सकती वो फिर जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती हैं। फिर एक और क्वेश्चन जनरल का है, ये जनरलाइज करनी है इनके बुक्स में और लेजर बनाना है, इसका मतलब ये जनरल और लेजर का क्वेश्चन है। ओवरऑल जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो बहुत सिंपल पेपर है, सारे एमसीक्यूज हमने डिस्कशन कर लिए, और जितने भी हमारे जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के बाद वो भी हमने डिस्कशन कर लिए। इससे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि आपका अगर एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ है तो वो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। अगर आपको हाफ ईयरली एग्जाम आपको अच्छे से देनी है तो आपका जर्नल, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो जनरल के ऊपर बेस्ड है, कैश बुक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और अगर आपका बैंक रिकॉन्सिलेशंस का चैप्टर आ रहा है तो वो भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। थ्योरी में फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रूल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर कौन सा है अपना, थर्ड थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरे पेपर का एनालिसिस, आपको होप सो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट कितने तरीके से स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू।